जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों ने कल 5 आतंकियों को ढेर किया। कहा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 मददगार पकड़े गए। किसने कहा कि अगले 2 सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों का नामो निशान नहीं रहेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख दौरे में शहीदों को करेंगे नमन। पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन का। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगांव में कल 2 जगहों पर हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में टीआरएफ कमांडर अफाक सिकंदर लोन भी मारा गया। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 15 नवंबर को भी श्रीनगर में 2 आतंकी और उनके 2 मददगार मारे गए थे। जम्मू में सुरक्षा बलों ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बलों ने इनके पास से 43 लाख रुपए भी बरामद किए। गिरफ्तार फयाज उमर और मुजीम से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने कश्मीर जाने वाली गाड़ी को टोल प्लाजा पर रोका था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य की जनता को भरोसा देते हुए कहा है कि 2 साल बाद घाटी में आतंकवाद का नामो निशान नहीं रहेगा। अगले 2 साल में जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि जो कश्मीर की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिन के दौरे पर लेह लद्दाख जा रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे राजनाथ सिंह लेह पहुंचेंगे। इसके बाद वो सीधे रेंजंगला वॉर मेमोरियल जाएंगे, जहां नए सिरे से बनाए गए इस वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। इसे 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में बनाया गया था। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती भी मौजूद रहेंगे। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना और एयरफोर्स ने सर्दियों में लॉजिस्टिक्स सप्लाई मजबूत करने के लिए मिलकर एयरलिफ्ट एक्सरसाइज की। 15 नवंबर को किए गए इस एक्सरसाइज का नाम ऑपरेशन हरक्यूलिस रखा था। इस एयरलिफ्ट एक्सरसाइज में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, IL-76 और AN-32 शामिल हैं। ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स की हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी का भी प्रदर्शन था। चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पहली बार ये स्वीकारा है कि कुछ समय के लिए उसका अपनी सेना PLA पर कंट्रोल कमजोर पड़ गया था। CPC ने कहा है कि यदि हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो इससे न केवल सेना की युद्ध क्षमता कम होती बल्कि सेना पर पार्टी के कंट्रोल की पॉलिटिकल थ्योरी भी कमजोर पड़ जाती। बिना लद्दाख का जिक्र किए CPC ने कहा कि सेना ने सीमा रक्षा के लिए बड़े अभियान चलाए हैं। चीन सिचुआन प्रांत से तिब्बत को जोड़ने वाले रेल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। तिब्बत के साथ भारतीय सीमा के करीब तक सैन्य सप्लाई को आसान करने के लिए चीन इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहता है। इस रेल प्रोजेक्ट में 70 सुरंगें हैं, जिसमें एक सुरंग की दूरी 40 किलोमीटर लंबी है। इस मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चीन मजदूरों से 80 डिग्री में भी काम करवा रहा है। तापमान बढ़ने से यहाँ मशीनें तक गल जाती हैं। चीन ने पाकिस्तान को अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। चीन ने पाकिस्तान से कहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में काम करने वाले उनके हजारों नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसी साल अगस्त में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में चीन के 13 कर्मी मारे गए थे। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान में कार्रवाई करने की धमकी तक दे डाली थी। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के दबाव के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले के मुताबिक कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार देने के लिए पाकिस्तान की संसद की संयुक्त बैठक में एक विधेयक पारित किया गया है। अब जाधव पाकिस्तान की उच्च अदालत में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर पाएंगे। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती के हाउस अरेस्ट की खबर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्यों किया इनकार? सिडनी डायलॉग के दौरान अपने संबोधन में क्या कहेंगे पीएम मोदी? और पीएम आज फार्मास्यूटिकल ग्लोबल इनोवेशन समिट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। PDP अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किए जाने की खबरों से पुलिस प्रशासन ने इनकार किया है। सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं ईडी ने महबूबा मुफ्ती के भाई तसद्दुक हुसैन मुफ्ती को बिल्डर से मिले पैसे को लेकर पूछताछ के लिए आज दिल्ली मुख्यालय में तलब किया है। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारत और फ्रांस ने एक साथ खुलकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पेरिस में पाक के खिलाफ प्रस्ताव पास कर पाक समर्थित लश्कर-ए-तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे सिडनी डायलॉग को संबोधित करेंगे। पीएम कार्यक्रम की थीम प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि इस मंच का ध्यान इस पर केंद्रित है कि प्रौद्योगिकी के नए मार्ग और धरती की भलाई के लिए उनका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। पीएम के संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन उद्घाटन भाषण देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी आज फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। 2 दिन चलने वाले शिखर सम्मेलन में 12 सत्र होंगे और इनमें 40 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता अलग अलग विषयों पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनका पूरा पंजाब मंत्रिमंडल श्री करतारपुर साहिब में मत्था टेकेगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर जाने की इजाजत नहीं मिली है। कल ही करतारपुर कॉरिडोर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। कल गुरु नानक देव जी की जयंती है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु करतारपुर साहिब का दर्शन कर सकते हैं। कोरोना की वजह से पिछले 20 महीने से करतारपुर कॉरिडोर बंद था। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया। परमबीर के खिलाफ ये कार्रवाई उनके और शहर के कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज वसूली के एक मामले में की गई। 30 दिन के अंदर जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं होने पर परमबीर सिंह की संपत्ति सीज होगी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता की मानहानि याचिका पर आज फैसला आ सकता है। बुधवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ओर से हाईकोर्ट में वानखेड़े के स्कूल सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट के साथ कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल किए गए। इस बीच उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े ने अपने ट्विटर अकाउंट पर समीर वानखेड़े का एक बर्थ सर्टिफिकेट शेयर किया। सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें सीबीएसई और सीआईएससीई को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने के निर्देश देने की अपील की गई। छात्रों की दायर इस याचिका में मांग की गई है कि सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करवाया जाए। जयपुर में खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने भारत को 165 रनों का लक्ष्य दिया था। आखिर ओवर की 2 गेंद रहते ही टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली। कप्तान रोहित शर्मा ने 36 गेंदों में 48 और सूर्य कुमार ने 40 गेंदों में 62 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 17 गेंदों में अहम 17 रन जोड़े। सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल रांची में खेला जाएगा। यूपी चुनाव की तैयारियों को लेकर आज दिल्ली में किसकी अगुवाई में होगा मंथन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश पर हमला करते हुए क्या कहा। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मिलकर क्या कहा। राजनीति से जुड़ी तमाम अहम खबरें देखते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए बीजेपी पूरी तैयारी में है। इसी के तहत दिल्ली में रणनीति बनाने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में एक बैठक होगी। बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष, प्रभारी राधा मोहन सिंह, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कहा है कि गाजीपुर से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक जनता बीजेपी का सफाया करेगी। उन्होंने बीजेपी पर समाजवादी पार्टी के कामों पर फीता काटने का भी आरोप लगाया और कहा कि एसपी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब होने के चलते नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि उन्हें अपना नाम बदलकर अखिलेश अली जिन्ना रख लेना चाहिए। साथ ही पार्टी का नाम बदलकर जिन्नावादी पार्टी रख लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से 2 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जा रही हैं। स्मृति ईरानी आज यहां कई योजनाओं के लोकार्पण और शुभारंभ के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगी। दोपहर 1 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी के आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके अलावा वो यहां सांसद खेल प्रतियोगिता का भी शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं से अपने संबोधन में हथियार उठाने की बात की और कहा कि उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। उन्होंने कहा कि वादे के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 40% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी। इससे पहले उन्होंने भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की। वेस्ट यूपी में एसपी के कद्दावर नेता रहे एमएलसी नरेंद्र भाटी बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इन्हें यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता है। 2013 में खनन माफियाओं के खिलाफ नोएडा में तैनात तत्कालीन आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड कराने के बाद से ये सुर्खियों में आए थे। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत पर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद में मामला दर्ज किया गया। ओवैसी का आरोप है कि वसीम रिजवी ने हिंदी में जो किताब लिखी है उसमें इस्लाम पर विवादित कंटेंट लिखा गया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र को कमजोर करने के मकसद से चलाए जा रहे राज्य सरकार की कई कदमों पर चिंता व्यक्त की। शुभेंदु ने टीएमसी के बीएसएफ और सीएपीएफ पर सुनियोजित हमला मामले में दखल की भी मांग की। पंजाब की दाखा विधानसभा सीट से अकाली दल विधायक मनप्रीत अयाली के घर आयकर विभाग की सर्च जारी है। अयाली का कहना है कि 2 दिन से आयकर अधिकारियों को कुछ भी नहीं मिला है। उन्होंने केंद्र पर खुद को राजनीतिक तौर पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि किसानों की मदद करने के लिए उन्हें ये सजा दी जा रही है।
और कहा रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से इलाके में फैली दहशत। तमिलनाडु और कर्नाटक में जारी बारिश का कहर, कई जगहों पर जलभराव से परेशानी। और कोरोना पर सलमान खान की अपील को लेकर क्यों हुई राजनीति। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर के रिहायशी इलाके में सड़क पर तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई। सीसीटीवी में कैद तेंदुए की तस्वीरें देखकर लोग डरे हुए हैं। वन विभाग और प्रशासन की ओर से लोगों को घरों में रहने, रात में लाइट जलाकर रखने और टॉर्च लेकर बाहर निकलने की एडवाइजरी जारी की गई है। मामले में वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में भारी बारिश से हाल बेहाल है। जगह जगह पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में चेन्नई और आसपास के जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उधर कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगह जल जमाव के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम समाज में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गलतफहमियों को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता सलमान खान की मदद ली है। सलमान ने राज्य सरकार के अनुरोध पर वैक्सीन लगवाने की अपील वीडियो संदेश के जरिए की है। सलमान खान ने लोगों से अफवाहों में नहीं आने को कहा है। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने सलमान खान के टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। बुधवार रात 10 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहा। इस दौरान पुलिसकर्मी रात भर बैरियर लगाकर चेकिंग करते नजर आए। पहली रात होने के चलते पुलिसकर्मियों ने कई लोगों को कर्फ्यू की जानकारी दी। इसके अलावा प्रशासन ने कहा है कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साउथ दिल्ली के पौष इलाके जंगपुरा एक्सटेंशन की कोठी में काम करने वाली 2 मेड की हत्या केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाओं की हत्या लूट का विरोध करने के चलते की गई। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट के 90 लाख रुपए, कोठी से उखाड़ा गया सीसीटीवी का डीवीआर और 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर ने क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के हालात का जायजा लेते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद कहा गया कि पुलिस थानों में पीसीआर और लोकल स्टाफ को साथ मिलाने की वजह से शिकायतकर्ता तक पीसीआर पहुंचने का रिस्पांस टाइम 400% तक बढ़ा है। बैठक में तय किया गया कि एसएचओ को भी हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। हरियाणा की मशहूर रागिनी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ 2018 के एक मामले में लखनऊ में एसडीएम कोर्ट ने बुधवार को अरेस्ट वारंट जारी किया। सपना पर डांस शो में बुकिंग के बावजूद नहीं पहुंचने का आरोप है। मामले में सपना समेत करीब 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में अब अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से पुलिस ने नाबालिग बच्चों को लग्जरी कार में ले जा रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शक में पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। आरोपियों का एक साथी फरार हो गया है। पुलिस शख्स पर रेप और पॉस्को एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड के चंपावत में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बूथ लेवल अधिकारी को आईटीबीपी जवानों ने बुधवार को रेस्क्यू किया। बीएलओ घर के पास गिरकर चोटिल हो गई थी। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आईटीबीपी जवानों को 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। फिलहाल रेस्क्यू की गई बीएलओ की हालत खतरे से बाहर है और उसका इलाज चल रहा है। काबुल में फिर किसने किया धमाका। ईरान के तेल पाइपलाइन में विस्फोट, साजिश है या हादसा। पाकिस्तान ने क्यों सऊदी अरब और यूएई को बदनाम करने की साजिश रची। और बाइडेन और जिनपिंग की बातचीत के बाद दोनों देशों के संबंध बेहतर होने के संकेत मिले। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी दुनिया की सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दश्ते बारची में कल 2 बड़े धमाके हुए। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ गाड़ियों को निशाना बनाकर किए गए दूसरे धमाके में 7 लोग मारे गए। धमाके में कईयों के घायल होने की भी खबर है। तालिबान के सत्ता संभालने के बाद से अफगानिस्तान में आतंकी हमले कई ज्यादा बढ़े हैं और ज्यादातर धमाकों के बीच इस्लामिक स्टेट का हाथ रहा है। ईरान के खोस्तान प्रांत के तेल पाइपलाइन में कल बड़ा विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। तेल पाइपलाइन में धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। ईरान की खुफिया एजेंसी इसके पीछे किसी साजिश के एंगल से भी पड़ताल कर रही है। इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। भारी आर्थिक संकट से जूझ रही अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने अमेरिका से अफगानिस्तान के फ्रीज किए गए खजानों और संपत्तियों को रिलीज करने की मांग की है। तालिबान ऐसी मांग पहले भी कर चुका है, लेकिन अमेरिका तालिबान के लिए फ्रीज किए खातों को रिलीज करने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान का खजाना खाली होने से मानवीय संकट भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी आबादी भुखमरी की चपेट में है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान को चीन के बाद आईएमएफ से भी निराश होना पड़ा है। पाई पाई के लिए तरस रहे पाकिस्तान को जब उसका सबसे जिगरी मित्र देश चीन ने भी ठेंगा दिखाया तो उसने आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया। अब आईएमएफ ने $6 अरब के लोन के लिए 5 कड़ी शर्तें रख दी हैं, जिसमें टैक्स छूट को खत्म करना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सरकारी कंट्रोल से आजाद करने की भी शर्त है, जिसे इमरान सरकार के लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है।
टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत का मददगार सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए असम में हुई हिंसा का इस्तेमाल कर रहा था। हाल ही में सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा था, उसका मकसद सऊदी अरब और यूएई को बदनाम करना था। इसमें पाकिस्तान के साथ तुर्की भी शामिल था। भूमध्य सागर में ब्रिटेन का फाइटर जेट F-35 क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट सुरक्षित बच गया है। ब्रिटिश के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि फाइटर जेट रूटीन ऑपरेशन पर था। ब्रिटेन ने इस हादसे के पीछे किसी और देश की साजिश होने से इनकार किया है। F-35 फाइटर जेट हाल ही में दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में सक्रिय था। इस हादसे ने F-35 की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पहली 1-to-1 वर्चुअल मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंध में नरमी के संकेत मिलने लगे हैं। दोनों देश एक दूसरे के मीडिया कर्मियों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने पर भी सहमत हो गए हैं। समझौते के मुताबिक अमेरिका चीन के मीडिया कर्मियों को 1 साल का मल्टी एंट्री वीजा जारी करेगा। ऐसा ही भरोसा चीन ने भी दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच आने वाले दिनों में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। रूस ने कहा है कि अगले महीने की शुरुआत में वो यूक्रेन से लगे क्रीमियो में अपनी सेना के नए पैराट्रूप रेजिमेंट को तैनात करेगा। रूस ने ऐसा फैसला यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच सैन्य करार के बाद किया है। यूक्रेन की सीमा पर ब्रिटिश फौज की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, जिसका रूस विरोध कर रहा है। बेलारूस और पोलैंड की सीमा पर शरणार्थियों को लेकर चल रहे तनाव के बीच रूस ने अपने सैन्य कमांडो को बेलारूस की सीमा पर तैनात कर दिया है। रूस के इस फैसले को यूरोपीय देशों की चुनौती बताई जा रही है। इस बीच बेलारूस से पोलैंड में दाखिल होने के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हजारों शरणार्थी सीमा पर मुश्किल हालात में अस्थायी कैंपों में जीने को मजबूर हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।